हाय देयर, वेलकम टू आर्क एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बायोट-सैवर्ट्स लॉ को जाना, ये समझा कि किस तरह से हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं बाय मूविंग चार्ज, या फिर कोई करंट एंटिटीज हो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और उसका जो वैल्यू होता है दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स आपको मैं बता दे रहा हूं क्या क्या है। जैसे आई क्या है, करंट है। डीएल क्या है, एक लेंथ एलिमेंट है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। क्योंकि लेंथ एलिमेंट की वजह से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम इंटायर वायर के चार्ज को नहीं देख सकते, या फिर कितना बड़ा लेंथ है, मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ है, तो ऐसे केस में हम लोग पूरे लेंथ को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अलग अलग लेंथ के लिए जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें जो dl है वो लेंथ एलिमेंट है, r एक पोजीशन वेक्टर है। कीप इट इन माइंड, r क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। थीटा, इसके थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट या फिर लेंथ एलिमेंट और, देखो करंट का वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, लेकिन जब करंट एसोसिएट हो जाता है किसी भी लेंथ से तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। अब यहाँ पे जो लेंथ एलिमेंट इसका डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन है, और जो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन है, इसके बीच के एंगल को ही हम लोग यहाँ थीटा बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ लिखा थीटा हुआ है, पर ये है किसके बराबर? अगर हम लोग फिगर के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर हम लोग फिगर के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, और जो आपका ये है पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना बनना है? इनके बीच में एंगल कितना बनना है? 180 माइनस थीटा। तो आपको यहाँ पे जो प्लेस करना है ना, वो 180 माइनस थीटा करना है। तो 180 माइनस थीटा अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इस चीज में एक और चीज देखेंगे, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको और प्लेस कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखो जितने भी ये टर्म हम लोग को दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे टर्म क्या होंगे, पॉइंट P से एसोसिएटेड नहीं है। वो सारे के सारे टर्म जो है वो आपके उससे एसोसिएटेड है, यानी कि वायर से एसोसिएटेड है। हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाएंगे। जैसे हम लोग को ए तो पता होगा, लेकिन हर समय एंगल निकालना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पोजीशन वेक्टर का वायर से हम लोग का जो एंगल है, ये एंगल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग उस चीज़ को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना, मॉडिफाई करेंगे। देखो अब ये हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मॉडिफाई करने जा रहे हैं अपने फायदे के लिए। उसमें थोड़ा मोड़ा क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एक चीज तो हम लोग इस फिगर से साफ साफ देख सकते हैं, एंड दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई। और ऐसा क्यों है, साइन थीटा कॉस फाई के बराबर क्यों है? देखिए आप, एक ही ट्राइंगल में ये थीटा है और ये फाई है, तो जो भी साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस फाई के होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज अगर हम लोग टेन थीटा को देखेंगे, टेन फाई हम लोग बोलेंगे, टेन फाई बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे, फाई के लिए, इस फाई के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, ये लेंथ एलिमेंट एल, ये लेंथ एल। देखो एल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो लेंथ जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है, उसी की वजह से हम लोग को क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है। डीएल एलिमेंट से हम लोग को पता है और लेंथ एलिमेंट से हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है टेन फाई की वैल्यू, सॉरी टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई ए। तो आप क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू ए टेन फाई। और अगर आप टेन फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो डिफ्रेंशिएशन टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन फाई का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे डीएल बाई डी फाई, और डी फाई उधर चल गया, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं उससे या तो इधर मल्टीप्लाई करिए या उस साइड में डिवाइड करिए। अगर उस साइड में डिवाइड करते हैं तो आप लिखते हैं डीएल बाई डी फाई, और वही चीज को आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई।
ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को डीएल की वैल्यू मिल गई। इसके साथ साथ चलिए आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या, आर एक तरह से हाइपोटेनियस है। इस ट्राइंगल में आर क्या है, हाइपोटेनियस है। और अगर आर हाइपोटेनियस है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस फाई इज इक्वल्स टू, सारे टर्म हम लोग फाई के टर्म में ले रहे हैं। और फाई के टर्म में लेने का रीजन सिर्फ इतना है कि हम पॉइंट पी से एंगल लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम वायर पे जाएं और फिर वहां से एंगल लें, ठीक है ना। तो कॉस फाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए अपॉन आर। तो अगर मैं आर की वैल्यू बोलूंगा आर बराबर, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई, और इसको आप लिख सकते हैं ए सेक फाई। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप कि यहाँ तक तो जो कन्वर्जन थे हमको समझ में आ गया। बस हमको वैल्यूज में उसको रख देने, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो चेंज हुआ नहीं है, ठीक है ना। क्या आई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, आई चेंज नहीं होगा। और इसका कारण ये है कि भाई करंट तो पूरे के पूरे लेंथ एलिमेंट में हो या पूरे वायर में एक ही जा रहा है, वो डिफरेंट थोड़े जा रहे हैं। जब एक ही गुफा है, एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, तो किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या दिखाई देंगे, बराबर दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, आई तो आई है, डीएल की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे देखिए डीएल की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, वही रख देते हैं ए सेक स्क्वायर फाई और इंटू डी फाई, ठीक है। साथ में आपको क्या मिल रहा है, साइन, देखिए साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, कॉस फाई। और नीचे साइड में क्या हो गया, अगर नीचे साइड में हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या हो जा रहा है, आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आर का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर फाई, ए सेक स्क्वायर फाई। अब यहाँ सेक स्क्वायर फाई से ये सेक स्क्वायर फाई खत्म, क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर यहाँ ए स्क्वायर था, क्योंकि ए स्क्वायर आपका, अब ये स्क्वायर से ये ए भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, हम लोग के पास बच रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई इंटू डी फाई और अपॉन ए। देखो ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, अभी जस्ट हम लोगों ने बस मॉडिफाई किया है। जो एंगल थीटा था उसकी जगह पे हम लोग फाई के टर्म में बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जहां हम लोग पोजीशन वेक्टर आर की बात कर रहे थे, अब हम लोग मिनिमम डिस्टेंस ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, बस मॉडिफाई कर दिए। अभी तक हम लोग अप्लाई नहीं किया, अप्लाई तो अब करेंगे। देखिए अप्लाई अब करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए अब मान लेते हैं कि हम लोग को कोई वायर दिया हुआ है। अब इस वायर में आपको एक एंगल, यहाँ पे आपको एंगल जो दिया है वो फाई दिया, वो थीटा दे रखा है। मैं इसको फाई बना देता हूँ। ये एक सेकेंड, ये क्योंकि थीटा पे आप फिर कंफ्यूज जाएंगे, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फाई में। ये आपका हो गया फाई 1, ये आपका हो गया फाई 2। अब इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है, वो ये कि जो फाई 1 को मेजर किया गया है ना, जो फाई 1 को मेजर किया गया है वो कैसे किया गया है, ध्यान से देखिए। फाई 1 को मेजर किया जा रहा है क्लॉकवाइज, और हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा किधर से किधर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल मेजर करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जबकि क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करेंगे तो उसको हम लोग निगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, -φ1, ठीक है ना, और ये क्या हो गया आपका φ2 हो गया। क्लियर है? एंड आई होप कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि φ2 वाले केस में क्या हुआ है, जब आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हैं, तो आपको -φ1 से φ2 की तरफ जाना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी को हम लोग डेरिवेशन यहीं से करना शुरू करते हैं। देखिए एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग के पास वो जो फॉर्मूला आया था वो कितना था, dB इज इक्वल्स टू
dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, याद होगा आपको, cos फाई इंटू डी फाई, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, अपॉन ए। अरे भाई यही तो फॉर्मूला था, देखिए यही तो फॉर्मूला था ना आपका, दिस वाज द फॉर्मूला, था कि नहीं था। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो मॉडिफाई किया है अब बस उसको अप्लाई करने का समय आ गया है। इसको देखिए यही तो फॉर्मूला आपका है, दिस वाज द फॉर्मूला। अच्छा अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या हो गया, डी बी इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा कॉस फाई इंटू डी फाई। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो वो क्या दे देगा आपको, बी दे देगा, और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन ए। देखो ये आपका फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, और दोनों तरफ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ से ये तो हो गया b, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, तो देखो आप ध्यान से देखिए, हम लोग कहाँ से, इस वाले लाइन से, अगर हम देख रहे हैं इस वाले लाइन से हम लोग बढ़ेंगे, और इस लाइन से बढ़ के हम लोग इस लाइन तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग उसी तरह से एंगल को भी वैल्यू को रख देंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ, जो म्यू नॉट यहां पे हम लोग जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, -φ1 से φ2 तक, ठीक है ना। -φ1 से φ2 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, किसको आप करेंगे, किसको, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन ए। देखिए ये सब डेरिवेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हैं थोड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, पर ये डेरिवेशंस आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स को समझने में काफ़ी मदद करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जिस आदमी का बेसिक क्लियर नहीं है जिंदगी में कभी वो कुछ भी नहीं कर सकता है फिजिक्स में। बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, और डेरिवेशन एक ऐसा तरीका है ना जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर कर दें क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको आई और ए में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि करंट तो सेम होगा, ए यानी कि जो डिस्टेंस है पॉइंट से वो भी बदल तो रहा है नहीं। अभी यहीं पे आर होता तो वो बदलता, वो एक वेरिएबल कंटेंट है, इसीलिए हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। ए को क्यों लाए हो, क्योंकि ए जो है वो चेंज नहीं होगा, थीटा चेंज होता और cos फाई भी चेंज होगा, लेकिन ए जो है वो चेंज नहीं होगा, जबकि आर चेंज हो रहा होता। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से φ2 तक वो करेंगे आई cos फाई और इंटू डी फाई का, और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ साइन फाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये इंटीग्रेशन में आ गया आपका साइन फाई, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से φ2 तक, ठीक है ना। ये आपका आ गया -φ1 से φ2 तक। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अब हम लोग लिख लेंगे साइन φ2 माइनस साइन -φ1, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा होता है, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। आप लिख सकते हैं साइन φ2 प्लस साइन φ1, और यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, φ1 प्लस φ2 कर दो क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आपका फॉर्मूला आ गया बी का। यही फॉर्मूला हम लोग निकालना चाह रहे थे। इस फॉर्मूले से हम लोग को क्या मिल गया, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये अब हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे बाय मीन ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर हम लोग को φ1 φ2 पता हो तो हम लोग काफ़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और φ1 φ2 निकालना भी काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे ये एक्चुअली लिखा तो थीटा है, लेकिन ये है तो φ2 और φ1 वही चीज़ है,
ठीक है ना, पहले लिखी है बाद में लिखी, लेकिन पहले लिखने में थोड़ा सा वो अच्छा दिखता है, ठीक है ना। अच्छा आगे आते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ द फाइनाइट साइज कंडक्टर, फाइनाइट साइज जो कंडक्टर होते हैं उनके साथ क्या होगा। तो देखो फाइनाइट साइज कंडक्टर है, एक एंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंगल कितना दिखाई दे रहा है, मतलब अगर φ2 की बात करेंगे, देखो ये तुम्हारा है -φ1, ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये तो थीटा हो गया, इस साइड में क्या हो गया 0 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर एक साइड में फाइनाइट है और दूसरी तरफ साथ में भी हमको क्या दिख रहा है, एंगल दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे B इज इक्वल्स टू, ये केस फर्स्ट है, देखो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A। अब अंदर रखेंगे हम लोग, एक बार साइन की वैल्यू 0 रखेंगे प्लस एक बार साइन की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा। ये तो है ना, देखिए ध्यान से, बेसिकली एक तरफ क्या है, φ1 की वैल्यू क्या है 0 और φ2 की वैल्यू क्या है, जो भी आप किसी एक को φ1 φ2 मान सकते हैं, इट इज नॉट अ कंसर्न, कोई कंसर्न नहीं है ये। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो बेसिकली क्या हो गया साइन थीटा। अब यहाँ थीटा के टर्म में ही बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया B की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ B, फाइनाइट साइज के लिए ये वैल्यू हो गया। अगर बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टर, अब देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये एंगल तुम्हारा है, अब ये साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो ये एंगल, अब ये एंगल थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बड़ा कर लूंगा तो ये एंगल हमको थोड़ा और बड़ा हुआ मिलेगा। मतलब साफ है कि जैसे जैसे आप एक तरफ लार्ज करेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम कितना एंगल बढ़ सकता है, 90 डिग्री। मैक्सिमम कितना एंगल बढ़ सकता है, 90 डिग्री बढ़ सकता है। इसका साफ मतलब हो गया कि हम लोग अगर इनफाइनाइटली लार्ज है, अगर एक एंड पे एंड जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज है, तो ऐसे केस में जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इट अप्रोच टू द 90 डिग्री, जिसको हम लोग 90 डिग्री मान सकते हैं, यानी कि वहां पे जो एंगल है वो 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वहां पे हम लोग फाई को क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को फिर फॉर्मूला वही मिल गया, दैट इज B इज इक्वल्स टू, हम लोग को पता ही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A। अब यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब दोनों ही साइड में φ1 φ2 की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, एंड दैट इज ओनली वाई, क्योंकि दोनों ही साइड में जो आपकी एंगल वो साइज है वो क्या है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट साइज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A, अंदर क्या मिल गया आपको, साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू दो बार अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो गया, 1 + 1 = 2, तो ये आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/A। अरे भैया वो 2 आएगा, इसके 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को एक और फॉर्मूला मिल गया इनफाइनाइटली लार्ज टाइप के कंडक्टर का। दूसरा देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में, हालांकि देखो ये चीज ऊपर वाले से ही वेरीफाई करती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है ना, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दोनों एक ही जैसा है, कंडक्टर है वायर है, इसके लिए हम स्पेशल कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ द लॉन्ग कंडक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के एंड पे फाइंड आउट करना है, जैसे एंड कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई एक वायर है, जैसे ये मान लीजिए एक वायर है, अब इस वायर के एंड साइड में कहीं पर किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे पहले से भी पता है और अभी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा जो एंगल होगा जरा खुद सोच लो, अगर इसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पर आपका चार्ज रखा हुआ है, तो डीएल और आपका एंगल कितना मिलेगा जरा सोचो,
डीएल एलिमेंट, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना मिलेगा आपको, 0, सॉरी हाँ 0, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 0 और साइन थीटा की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू भी क्या, अरे भाई बी बराबर, आप बी भी बराबर क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस बात को वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग इसी लाइन पर, ये फिगर सही नहीं है, एक सेकेंड, ये फिगर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, चलिए किसी इसी लाइन पर अगर आप देखेंगे, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, डीबी। वहां पे थीटा की जो वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 0। ऐसे केस में आपका जो टोटल वैल्यू आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ डीबी ही 0 हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग इसी तरह से दूसरे केस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। ये थोड़ा आसान है, मुझे लगता है कि ये रिलेटिवली काफ़ी आसान है अगर देखा जाए उसको, क्योंकि वो देखो एनसीईआरटी में भी ये नहीं दिया होता है, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है ना, वो तो बाद में हम आप देखेंगे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ से कैसे कितना आसानी से निकाल ले रहे हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए आते हैं इस वाले में, जहाँ हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने निकाला है। बेसिकली आपने देखा होगा हमने निकाला है दोनों तरफ अगर φ1 φ2 पता हो तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर किसी एक तरफ आपका φ1 की वैल्यू हो और दूसरी तरफ क्या हो, ना हो या 0 हो, तो ये फॉर्मूला हो गया। इन केस ऑफ दोनों तरफ इनफाइनाइटली लार्ज हो तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, किसी इंड पर ही हमको देखना हो तो ये आपका 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे, क्योंकि डीबी की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो इसी सब को देख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए करंट कैरिंग कॉइल की वजह से हमें अगर देखना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। एक तो आपका हो गया ये पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। अब आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर लगता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर है इससे 90 डिग्री बनाते हुए एक बना दिया डीबी, और यहां एक छोटा सा ले लिया लेंथ एलिमेंट डीएल। ठीक है ना, अब देखना एक चीज समझ जाओ, अगर एक लाइन किसी भी प्लेन से निकल रही है, इफ अ लाइन इज इमर्जिंग फ्रॉम अ प्लेन, तो 100% उस लाइन का और उस प्लेन के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, डिफरेंट प्लेन पर। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो तुम्हारा रिंग तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये जो रिंग दिखाई दे रहा है वो रिंग किस प्लेन पर है, किसी और प्लेन पर है, मान लेते हैं वो इस प्लेन पर है। ठीक है ना, और अगर हम लोग उसी चीज को, अगर हम लोग ये देखेंगे कि मान लो ये रिंग आपका इस प्लेन पर है और आपका जो वायर जो भी है वो इस प्लेन पर है, जो आपका दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर है वो इस वाले प्लेन पर है, तो इन दोनों के बीच में आप हमेशा देखेंगे कि एंगल कितना बन रहा है। आप कहेंगे सर ये एंगल मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये वाले एंगल। ये एंगल किसी भी कंडीशन में कितना बन रहा है, 90 डिग्री, चाहे वो इधर हो या इधर हो, बन कितना रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका साफ मतलब ये है कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है और लेंथ एलिमेंट है, इसके बीच का जो थीटा वाला एंगल होता था, साइन थीटा वाला, उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ठीक है ना, ये दो अलग अलग प्लेन है, और दो प्लेन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, भाई दो प्लेन है, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पे भी दो प्लेन एग्जिस्ट करते तो वो दोनों प्लेन पर क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। ठीक है ना, अब देखो यहां क्या हो गया, ये थीटा की वैल्यू यहाँ बेसिकली 90 हो जाती है। ये जो एंगल हम लोग बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, ये 90 डिग्री लेंगे पोजीशन वेक्टर से, डीबी की वैल्यू। ठीक है ना, अच्छा छोटा सा एलिमेंट है ये, तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग को क्या मिलेगा, आगे साइड में मिलेगा, और एक कंपोनेंट क्या मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा। एक हो गया डीबी। अब देखो ये आपको मान लेते हैं फाई एंगल है, अगर ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका, फाई हो गया। तो ये हो गया डीबी कॉस फाई, और ये वाला क्या हो गया, डीबी साइन फाई।
ठीक है ना। एक आपको क्या मिल गया dB cos फाई और एक क्या मिल गया आपको dB sin फाई। अच्छा अब एक बात जरा सोचो कि अगर एक एलिमेंट dl हम लोग इधर से भी ले लें तो इसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी तो यही कंडीशन है, फाई मतलब फाई एंगल ही पे हम लोग ले रहे हैं उसको भी, और फाई एक ही एंगल पॉसिबल है, वो अलग अलग है। कोन बना रहा है ना, और कोन का जो आप बताइए दो चीजें हैं, कोन की जो स्लैंट हाइट है क्या वो बदलती है? नहीं। कोन का जो एंगल होगा वो क्या बदलेगा? नहीं। ये तो आप जो देख रहे हैं ना ये कोन है, ये बेसिकली अगर आप इस लाइन के थ्रू जाएंगे तो वो क्या आपको मिलेगा? एक कोन की तरह से शेप मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर डीएल एलिमेंट लेंगे तो उसका भी एक कॉस कंपोनेंट होगा और एक साइन कंपोनेंट होगा। तो जो कॉस कंपोनेंट है ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉस कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे हम लोग को कॉस कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेट कॉस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हर बार एक कॉस कंपोनेंट दूसरे कॉस कंपोनेंट क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो इसकी वैल्यू हो गई dB cos फाई, और चूंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है भाई। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट की वजह से, अगर इसको मैं जोड़ दूं, देखिए लाइन थोड़ा सीधी नहीं बनेगी, आप उसको समझ सकते हैं। ये हो गया आपका dB, अब dB यहाँ पे है तो ये क्या मिल गया? एक dB cos फाई, एक मिल गया dB sin फाई। तो cos फाई एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो जो एक लूप अगर है तो लूप में दो डीएल एलिमेंट होंगे जो कि एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे, और अगर अपोजिट वाले डीएल एलिमेंट एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया? dB sin फाई को ही हम लोग को लेके आगे चलना है। बस ये कहानी हम लोग को समझ में आई कि हम लोग को जो लेके चलना है आगे वो क्या लेके चलना है? dB sin फाई। तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन देखियो, यहाँ पे sin फाई की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखो कुछ चीजों की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाइपोटेनियस है वो, तो r बराबर आप क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये एक बात निकल गई। दूसरा हम लोग साइन फाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ जो आपको परपेंडिकुलर मिल रहा है वो ए ही तो है ना, जो आपको परपेंडिकुलर मिला है वो क्या है? ए है। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर ए हो गया, और हाइपोटेनियस आपको क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है। और आर की वैल्यू ऊपर अभी आपने देखा है वो कितना होता है? ए अपॉन, देखिए थोड़ा छिप रहा है, मैं इसको जो है ध्यान नहीं दिया था। चलिए ठीक है, मैं इसको जो है उस साइड में लिख देता हूं। ऊपर तो दिख रहा है आपको? चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कंडीशन तो हम लोग को मिल गई, एंड दैट इज आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये नोट कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन हम लोग को मिल जा रहा है साइन फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर, और आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखी है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। देखो यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट था, बस यही बातें समझनी भी है। बार बार हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब इस्तेमाल करना होता है तो मॉडिफाई करना होता है। जब भी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, आपके पास आपको चाकू दे दिया गया, अब उस चाकू को आप किस तरह से मॉडिफाई कर, क्योंकि आपका पर्पस क्या है? गला काटना है तो अलग तरह का वो है, और अगर आपको सब्जी काटनी है तो उसको अलग तरीके से आप उसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफिकेशन जो है वो अपने हिसाब से अपने इस्तेमाल की तरह से करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोगों ने देखी, वो ये है कि r बराबर हम लोग को मिल गया a, और वो है हाइपोटेनियस बराबर क्या होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हम लोग को मिल चुकी हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पता है dB इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ dB की वैल्यू क्या है? चूंकि थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अभी कहेंगे सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कैसे? अरे यही तो बात मैं बता रहा हूं कि अगर कोई प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये क्या है आपका, उसका कोई भी डायरेक्शन, तो आप किसी भी तरह से देखेंगे तो ये जो डायरेक्ट आपको एंगल मिलेगा इन दोनों के बीच में, ये एंगल हमेशा कितना दिखेगा? 90 डिग्री, वॉट एवर द एंगल इज। तो ये कंडीशन है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 90 डिग्री ही है।
जब भी एक प्लेन है और दूसरा वाला लाइन जो है वो दूसरे प्लेन पर एग्जिस्ट करता है जो कि परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद बताइए ना कि क्या कभी पॉसिबल है कि उनके बीच में कोई और एंगल बने? नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, b बराबर आपको db बराबर आपको मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अभी इसी वैल्यूज को हम लोग रखते हैं आगे। चलिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना था, b बराबर आपको याद होगा मैंने बोला था db साइन फाई को ही बस हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, डी फाई के रिस्पेक्ट में मत करिएगा इसको, db तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम लोगों को जो इंटीग्रेशन करना है वो क्या करना है, ये वाला db साइन फाई ही करना है। क्यों db cos फाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि db cos कंपोनेंट एक दूसरे के, सारे कंपोनेंट cos कंपोनेंट एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा जो है उसी को तो इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट किसको करेंगे, db साइन फाई को करेंगे। अब यहाँ पे db की वैल्यू रख देते हैं, db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। बोलिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, साफ साफ इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कि क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चेंज होगा? नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होती है। क्या आई की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, क्योंकि किसी भी लूप में हर पॉइंट पर जो आई की वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्या आपका आर की वैल्यू चेंज होगी, आर स्क्वायर पोजिशन वेक्टर? नहीं, क्योंकि कोन का स्लैंट हाइट कभी चेंज नहीं होता है। क्या फाई की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, तो साइन फाई की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। फाई की वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगी? कौन का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बचा क्या, अंदर बचा बस एक डीएल, ठीक है ना। और उसको कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। यानी डीएल एलिमेंट का जो लेंथ था वो मिनिमम क्या हो सकता है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, पूरा पूरा इस लूप का वैल्यू, तो वो हो गया 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, यहां से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वैल्यूज को पुट करते चले जा रहे हैं, लिख देते हैं। यहाँ क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, याद होगा तुम लोगों को आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो था ना। और अब यहाँ पे डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, 2 पाई आर। मिल गया, नहीं मिल गया, ठीक है ना। हम लोगों को कितनी वैल्यू मिल गई, 2 पाई आर। अच्छा, अगर हम लोग वैल्यू मिल ही चुकी है तो हम लोग वैल्यू, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, अंदर क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अरे भाई 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 इंटू 2 पाई। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ जो आर है ना वो ए है, माफ करना, यहाँ जो आर है वो ए है, ये ए है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो तो चूंकि लगातार रटा हुआ होता है 2 पाई आर 2 पाई आर, लेकिन आप इस लूप का जो रेडियस है वो कितना है, ए है ना। तो हम लोग 0 से लेकर के 2 पाई ए तक तो इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपको मिल गया 2 पाई ए, और 2 पाई से ये कैंसिल कर दिया, ट्वाइस आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे और थोड़ा मॉडिफाइड हो गया, हम लोग को मिल गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। कहानी खत्म है, यहां तक समझ में आ गया। ये हो गया बी की वैल्यू ड्यू टू अ लूप ऑन इट्स एक्सियल प्लेन, किसी एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब यहां से अलग अलग केसेस आपको दिखाई देंगे कि मान लेते हैं उसके सेंटर पे हम लोग देखेंगे। सेंटर पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सेंटर पे देखने पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर पे देखने पे x की वैल्यू 0 हो गई। अब नीचे वाले फॉर्मूले में आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो तो पूरा उड़ गया, गायब हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा, अच्छा केस फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट एट सेंटर, सेंटर पे हम लोग क्या देखेंगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन x तो गायब हो चुका है, भाग गया है, ए स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 ये 3 से 1 हो गया। तो ये आपका आ गया म्यू नॉट, देखो
ये आ गया कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। एट सेंटर हम लोग को मिल गया एग्जैक्टली सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। ठीक है, ये हो गया केस फर्स्ट। अब हमको लगता है केस सेकंड में भी आप समझ जाएंगे बड़ा आसानी से। केस सेकंड क्या है, मान लीजिए सेमी सर्कुलर होगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका आधा हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अगर क्या बोलते हैं कोई आपका बोलते हैं 1/4 हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका 1/4 से आप डिवाइड कर देंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का सेंस बस इतना है कि अलग अलग पॉइंट पे तो हम उसको मॉडिफाई कर ही सकते हैं। अब देखिए इसका डायरेक्शन भी कैसे निकालेंगे, इसका भी डायरेक्शन हम लोग राइट, जैसे मान लेते हैं कोई लूप है ना, इस लूप के किसी भी पॉइंट पर आप ऐसे होल्ड करेंगे करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हम अभी भी क्या इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। ये सेंटर पे ही है और सेंटर पे मैंने आपको बताया है बी की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए, यही था। ठीक है ना, यही तो हम लोगों ने निकाल रखा है इसके पहले, भाई यही तो निकाला है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, ए स्क्वायर यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा तो कट गया तो आई बाई ए बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इफ नंबर ऑफ टर्न्स n है तो कितना हो जाएगा, तो इस केस में b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई बाई ए। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो गए तो वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई बाई ए। भाई एक टर्न की वजह से अगर b प्रोड्यूस हो रहा है तो n टर्न की वजह से n इंटू बी, और वो उसकी वैल्यू क्या हो गई म्यू नॉट अपॉन 2। अच्छा अगर कोई एंगल बताता है तो इस केस में क्या होगा, तो b बराबर आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए इंटू थीटा अपॉन 360। बस इतना ही कर देना होता है, थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, ये b की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है ना, जहां पे इस थीटा को हम लोग याद रखिएगा, अगर किस में रख रहे हैं, डिग्री में रख रहे हैं तो बाय द वे ये कंडीशंस थे सारे। अगर मान लीजिए रेडियन में रख रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए इंटू, अगर इसको रेडियन में रख रहे हैं थीटा अपॉन 2 पाई। आप रेडियन में रखिए, डिग्री में रखिए, आपको जिसमें रखना है रखिए, उसी हिसाब से चीज़ों को क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग केसेस के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम लोगों ने निकाल लिया, और एप्लीकेशन ऑफ बायोट्स लॉ यहीं पे खत्म होता है। दिस इज द एंड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में हम लोगों ने दो चीज़ों का निकाला, स्ट्रेट वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग किसी भी तरह के स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो एक एंड पे इनफाइनाइट हो, वो दोनों एंड पे इनफाइनाइट हो, वो एक तरफ पे फाइनाइट हो, वो दोनों तरफ पे फाइनाइट हो। चारों केस निकाल लिया ना। अच्छा दूसरा हम लोग बात करेंगे, अगर सर्कल वो लूप की बात करेंगे तो हम उसके लूप के सेंटर पे निकालना हो, उसके एक्सियल पॉइंट पे निकालना हो। ठीक है ना, सेंटर में भी पूरे सर्कल की वजह से निकालना हो, आधे सर्कल की वजह से निकालना हो, किसी एंगल थीटा पे निकालना हो। यानी कि हम लोग ने लगभग सारी बातें कर ली है इसमें एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। ठीक है, हैव अ नाइस डे एवरीवन। आई थिंक आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, मजा आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड और एम्पियर सर्कुलर लॉ। हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है ना, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।